स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। लास्ट वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था और उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। वंस यू फाइंड आउट आंसर of these questions, then write your answers in the comment box and I will tell you which of the following answers are correct. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की जरूरत एक्चुअली हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने में पड़ी थी। अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो डेली लाइफ के अंदर जब भी मुझे कभी आर्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, किसी भी चीज का नंबर कैलकुलेट करना है, तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास में होते हैं वो इजीली काउंटेबल होते हैं और उन्हें काउंट करने के लिए हम कुछ यूनिट्स भी काम में लेते हैं, लाइक डजन, राइट। अगर मैं बोलती हूँ कि 1 डजन पेन, इसका मतलब 12 नंबर ऑफ पेन की बात करी जा रही है। अगर मैं बोलती हूँ 1 डजन नोटबुक, इसका मतलब कि 12 नोटबुक की बात करी जा रही है। बट ये सारी चीजें जब हम एक पार्टिकल लेवल पर लेकर जाते हैं तो पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें कैलकुलेट इजीली, हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब भी हमें पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना होगा तो हम किसकी हेल्प लेंगे? मोल की हेल्प लेंगे। और ये जो मोल होता है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और जब भी आपको किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं? मोल की हेल्प ले सकते हैं। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मोल होता है इसकी यूनिट होती है MOL। ये क्या होगी इसकी? इट विल बी द यूनिट ऑफ मोल। अब बात आती है कि मोल की हमें एक्चुअली जरूरत ही क्यों पड़ी थी। तो मोल, जब हम अलग अलग केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री में अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए मोल कंसेप्ट एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेस बना करके चलता है। तो हम सीखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम मोल कंसेप्ट में चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज कि जब भी मैं किसी चीज को 1 मोल डिफाइन करती हूँ, इसका मतलब उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 सब्सटेंस होते हैं, या फिर हम इसे पार्टिकल भी बोल सकते हैं। मान लीजिए मैं बोल रही हूं 1 मोल पेन, मतलब कि वहां पर इतने नंबर ऑफ पेन होंगे। मान लीजिए मैं बोल रही हूं 1 मोल नोटबुक्स, मतलब वहां पर इतनी नंबर ऑफ नोटबुक्स प्रेजेंट होगी। अगर मैं बोल रही हूं 1 मोल एटम, इसका मतलब वहां पर इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। और ये जो पार्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिखा है इसको मैं बोल सकती हूँ या तो ये एटम्स होंगे या फिर ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, ये सारी चीजें हम पार्टिकल्स के अंदर काउंट करके चलते हैं। अब जब बात आती है कि जो वैल्यू है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम N कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम एक कांस्टेंट भी बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ये जो पूरी कैलकुलेशन
डेफिनेशन थी, ये पूरा जो कांस्टेंट है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? सर एवोगैड्रो ने दिया था। इसी वजह से हम इस कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं? एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे आई होगी। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एलिमेंट को रेफरेंस चूज करना था, और वहां पर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन को पहले रेफरेंस लिया, फिर ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया, एंड देन फाइनली कार्बन को रेफरेंस लेकर के सारे एलिमेंट का मास फाइंड आउट किया गया। तो उसी रेफरेंस की हेल्प से हम यहाँ पर भी ये वाला नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए मैंने आपको 120 रुपीज दिए हैं और मैंने आपको बोला कि मार्केट से आपको नोटबुक्स लेकर के आनी है। ठीक है, मैंने ये बताया कि एक नोटबुक की रेट 10 रुपीज होगी। ठीक है, मतलब 120 रुपीज आपको टोटल दिए गए, एक नोटबुक की रेट जो है वो 10 रुपीज होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स आपको मिलेगी, तो सिंपली आप क्या बता देंगे? 12 नंबर ऑफ नोटबुक्स मिलेगी। तो यहाँ पर भी जैसा कि हमने अभी समझा कि कार्बन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट मान करके सारे एलिमेंट का मासेस निकाला, उसी तरीके से जब 1 मोल को डिफाइन किया तो 1 मोल को बोला गया कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हम लेते हैं तो उसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं। मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज सेम नंबर ऑफ एटम, has same number of atoms, or simply I can write particles present in 12 ग्राम ऑफ C12। तो ये एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन जो आपको समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मतलब अगर हम उसको किससे कंपेयर करें? कार्बन 12 से, तो कार्बन 12 की 12 ग्राम में जितने एटम्स या पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स किसमें होंगे? उस सब्सटेंस में भी होंगे। अब बात आती है कि जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिख सकती हूँ कि 12 ग्राम 1 मोल का मास है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिखा है। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल मास। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 120 रुपीज को हमने 10 से डिवाइड किया था, 120 टोटल अमाउंट अपॉन में एक नोटबुक का जो रेट था वो हमने लिख दिया था। उसी तरीके से यहाँ पर ये टोटल मास है, C12 का टोटल मास 12 ग्राम के इक्वल है। हमें इससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? देन योर आंसर शुड बी कि हम यहाँ पर इसको कार्बन के एक एटम के मास से डिवाइड कर देंगे। एक एटम का मास हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये मास निकला और हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू निकलती है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब कि जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो किसके इक्वल आ गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो सिंपली हमने यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टर्म इज मोलर मास। जब भी हम
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोलर मास बोल देते हैं। मोलर मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास, बस हमें मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट है उसे किससे रिप्लेस कर देना है, ग्राम से रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोलर मास की डेफिनेशन लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कि जब भी सब्सटेंस के 1 मोल का हम मास निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, मोलर मास के इक्वल आ जाता है। और जब हम 1 मोल ले रहे हैं तो जो उसकी यूनिट होगी वो किसके इक्वल होगी, ग्राम्स के इक्वल होगी। अब यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालना है 3 चीजों के बीच में। फर्स्ट है मोल, सेकंड है नंबर ऑफ पार्टिकल, थर्ड है मोलर मास। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से इन तीनों टर्म्स को हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर मैंने नाइट्रोजन एटम का 1 मोल लिया है तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर Na पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट चीज। सेकेंडली, नाइट्रोजन एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 14U होता है, तो यहाँ पर मोलर मास में कन्वर्ट करके हम कितना लिख सकते हैं, 14 ग्राम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम का 1 मोल लेकर के चलते हैं तो इसके कितने पार्टिकल्स होंगे, इसके Na पार्टिकल्स होंगे, पहली चीज। और उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 16 ग्राम के इक्वल होगा। एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेंगे, 1 मोल ऑफ फॉर एग्जांपल N2 मॉलिक्यूल। अब आपसे पूछा जाए, और यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली हम इन्हें यहाँ पर एटम्स लिख सकते हैं, इसे हम Na एटम लिख सकते हैं और इसको भी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Na एटम, क्योंकि हम एटम्स की ही बात कर रहे हैं। जब मैंने मॉलिक्यूल लिया तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, Na मॉलिक्यूल के इक्वल आएगी। और जो इसका मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 28 ग्राम के इक्वल होगा, राइट। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, अगर H2O मॉलिक्यूल के लिए लिखना होगा तो सबसे पहला लिखेंगे हम यहाँ पे Na मॉलिक्यूल। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं कि Na यहाँ पर एवोगैड्रोस कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 6.023 इंटू 10⁻23 के इक्वल। और यहाँ पर अगर इसका मास पूछा जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 18 ग्राम के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आयन के लिए, देन 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, सो इट विल हैव Na नंबर ऑफ आयन्स एंड जो इसका मास होगा वो किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम के इक्वल होगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा रिलेशन अमंग मोल, पार्टिकल्स एंड मोलर मास। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इन तीनों टर्म्स को रिलेट किया है। लेट्स लर्न द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। हम यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, थर्ड हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो जब भी आपको मास गिवन हो और मोल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं
वो किसके इक्वल होंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आप उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मोलर मास एक मोल का मास होता है और गिवन वेट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके हम मोल्स निकाल सकते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू W अपॉन M। द सेकेंड फॉर्मूला विल बी नंबर ऑफ मोल्स, बट यहां पर हम गिवन पार्टिकल्स की टर्म में बात करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन पार्टिकल्स divided by Avogadro's constant and that will be Na। या फिर हम इस रिलेशन को N अपॉन Na भी लिख सकते हैं, N अपॉन Na। सबसे पहला रिलेशन गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सेकेंड पार्टिकल्स के टर्म में हमने क्या लिखा? गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। अब ये दो फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिसे हम अलग से कोई नंबरिंग नहीं देने वाले हैं। देखें अगर हम तो दोनों फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ मोल्स ही इक्वेट करेंगे। हम फाइनली हम नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्यों ना हम इन दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर दे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? W by M इज इक्वल्स टू N अपॉन Na। मतलब कि अगर आपको कभी वेट गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो आप ये रिलेशन यूज में ले सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप वेट इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकाल पाएंगे। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम रिलेशन की बात करने वाले हैं। अगर हम एक कंटेनर में आइडियल गैस को कंसीडर करके चलते हैं तो इस गैस का इस कंटेनर में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ टेम्परेचर जिस पर कि ये गैस एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं इनको हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से रिलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, जहां पे T प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो यहाँ पर मोल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो R होगा यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी 0.0821। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है ATM लीटर पर मोल पर केल्विन और T यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम रिलेशन निकालना है तो मुझे इस इक्वेशन में वॉल्यूम को फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो भी स्पेसिफिकली 1 मोल के लिए। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल। और क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वो 1 मोल के लिए निकला इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? मोलार वॉल्यूम बोल देते हैं। सो दिस इज नोन एज मोलार वॉल्यूम। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ वॉल्यूम निकाला जाएगा। Vm इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम nRT अपॉन P लिखेंगे इस फॉर्मूला को। ये जो वॉल्यूम होता है ये एक्चुअल में STP पर फाइंड आउट किया जाता है। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जब वैल्यूज रखेंगे तो R की वैल्यू जो होगी वो तो हमारी यही रहेगी 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होता है और जो प्रेशर होगा वो कितना लेकर चलते हैं हम 1 ATM के इक्वल लेके चलते हैं। जब इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे
तो फाइनली यहाँ पर हमारा आंसर आता है 22.4 लीटर। मतलब कि जो भी गैस आप ले रहे हैं उसका 1 मोल जो होगा एट STP, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर के इक्वल होगा। अब ये एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, मतलब कि कोई भी गैस STP पे इतना वॉल्यूम शो करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये जो वॉल्यूम है ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का क्या रिलेशन लिख सकते हैं, हम ये नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम एट STP और इसी वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसी वैल्यू को हम 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इस रिलेशन में लीटर की जगह मिलीलीटर यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको गिवन वॉल्यूम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये तीनों रिलेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Now let's solve the questions based on mole concept. In first question, we need to find out the volume and mole in 56 gram of nitrogen gas. Firstly, we will find out the number of moles. The number of moles का जो formula होता है that is equals to given weight upon molar mass. Given weight इस question में है हमारा 56 ग्राम upon जो मोलर मास हम यहाँ पर यूज में लेंगे दैट विल बी फॉर नाइट्रोजन गैस, तो वो N2 के लिए निकलेगा। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 28, सो द आंसर विल बी 2 मोल। द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग वॉल्यूम। सो फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि N इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर और यहाँ पर हमें गिवन वॉल्यूम को ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स हमने निकाले थे STP पर 2 मोल है, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4। सो आई कैन राइट यहाँ पर जो भी वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 22.4, सो इट इज इक्वल्स टू 44.8 लीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर हमने 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से वॉल्यूम एज वेल एज मोल्स को कैलकुलेट किया। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप का मतलब आपको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों के नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे इन 9.8 ग्राम। द गिवन वेट इज 9.8 ग्राम, सो आई कैन कैलकुलेट द मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है इस क्वेश्चन के लिए, 9.8। अब बात आती है मोलर मास की। तो मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन का होगा 2, सल्फर का होगा 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64। एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, यहाँ पर आंसर आएगा 98। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 1/10, सो 0.1 मोल इज प्रेजेंट हियर। अब जो ये क्वेश्चन हमें दिया है, इस क्वेश्चन में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन गिवन है। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ H2SO4 अगर लेकर के चलती हूँ तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2Na हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो हमें दिख रहे हैं, बट हमने जो पूरा कंसेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि वो 2 नहीं है, वो 2Na होगा। तो अगर 1 के लिए निकाल लिया तो क्या हम 0.1 मोल के लिए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0.1 मोल के लिए जो हाइड्रोजन एटम्स होंगे
वो कितने हो जाएंगे 2 इंटू 0.1 इंटू NaH एटम, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 Na के इक्वल। अगर हम बात करते हैं सल्फर की, तो यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ H2SO4, इसके अंदर एक सल्फर है, तो 1 इंटू 0.1 इंटू Na, so this relation will become 0.1 Na, and this is going to be the sulfur atom. Now the next one is, अगर हम यही चीज रिपीट करते हैं और हम ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, so it will be 4 into 0.1 into Na, so it is going to become 0.4 Na of oxygen atom. तो ये हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कवर किए हैं. You can solve and practice more question of this topic, and if you have any doubt related with this topic, you can ask those doubts in the comment box. Thanks for watching, and don't forget to like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you.